वो इस वजह से क्योंकि रटे हुए तो अपने कर ही देंगे। अगर आज मुझसे ये पूछे कि फंडामेंटल ड्यूटीज कितनी है या फिर फंडामेंटल ड्यूटीज और अधिकारों में क्या अंतर है, तो मैं डायरेक्ट डायरेक्ट बता दूंगी। ये जस्टिसिएबल है, ये नॉन जस्टिसिएबल है, ये यूएसए से लिया है, ये यूएसएसआर से लिया। तो ऐसी चीज तो आप लोग लिख दोगे क्योंकि आप लोग ऑलरेडी प्री आपने भी दिया है ना, प्री तो ऑलरेडी निकाला हुआ है आप लोगों ने प्री तो। जी हाँ, तो फिर अब ये चीजें तो आपके लिए है नहीं। मेन है अपने को मेंस निकालना है, तो उसके लिए अपने को कैसा भी क्वेश्चन आए उसका सडन शॉक अपने ऑब्जर्व नहीं हो पाता बहुत बार। और जैसे आपने यहाँ तो फिर भी रिलैक्स मूड में लिखा है, एग्जाम में तो पता नहीं ऐसा लगता है हम दिमाग फ्रिज में छोड़ के आए हैं और वो नहीं चल रहा। तो वो तब वो रीजन भी है क्योंकि बहुत ज्यादा प्रेशर के अंदर होता है। जैसे आप तो क्रिकेट खेलते होगे, गली क्रिकेट खेलते हो, लेकिन अगर मैं आपको ऐसे में स्टेडियम में ऐसे 50,000 लोगों की भीड़ के बीच में खड़ा कर दूं तो आप पक्का बॉल मिस करोगे, अचानक से खड़ा कर दूं तो इसके लिए ये है कि अपने नेट प्रैक्टिस कर रहे हैं यहाँ पे। तो इसमें क्या होगा, अपने का एक माइंड खुल जाएगा, माइंड खुला होगा आपका कि एक ही टॉपिक पे अपने ने इतने तरीके से क्वेश्चन बनाए। लैंग्वेज सबकी अलग हो गई लेकिन जो मेन कंटेंट था वो अपनों ने सेम ही यूज किया है। वही फंडामेंटल ड्यूटीज हमने यूज की है, वही जो 51A आर्टिकल है वो यूज करने वाले हैं हम। और उसके कुछ महत्व और कुछ चुनौतियां हम लोग याद कर लेंगे और कुछ गवर्नमेंट ने जो प्रयास किए गए हैं उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो फिर आपको एटलीस्ट ये तो रहेगा कि फंडामेंटल ड्यूटीज से अब इसके अलावा कोई क्वेश्चन नहीं बन पाएगा। प्लस अपने को ये चीज भी उसकी भी आदत रहेगी कि अभी ये जो चीजें करते हैं, 2 टॉपिक या 3 टॉपिक को क्लब कर देते हैं ये लोग, तो अपने को उसमें भी क्लैरिटी रहेगी कि मुझे कैसे तोड़ना है क्वेश्चन को। जैसे फंडामेंटल ड्यूटीज है वो सिविक सेंस को कैसे बढ़ाती है, तो एक क्वेश्चन ये हो गया। फंडामेंटल ड्यूटीज जो है वो अधिकारों को कैसे पूरा करती है, ये एक क्वेश्चन हो गया। तो मेन फंडामेंटल ड्यूटी को बीच में रखना है, यानी उसके आर्टिकल तो आने ही चाहिए, बट लैंग्वेज कुछ ऐसी हो जाएगी सिविक सेंस में कि जो है लोगों को जो एक तरीके से लोगों के लिए दिशा निर्देश है ये, उनके लिए मतलब एक तरीके से कर्तव्य है कि हमें हमारे भारत जो भी है हमारा देश, उसको जो हमें अधिकार मिले उसके बदले में हमें क्या देना है, इस तरीके की चीजें, वो लैंग्वेज चेंज हो जाएगी उसके अंदर। तो अपने स्टार्ट करते हैं। पहले तो आप लोग शॉर्ट नोट बनाते हो ना, मैं जैसे बताती हूँ आप लोगों को, बनाए हैं आप लोगों ने? आप बनाते हो शॉर्ट नोट क्या? हाँ, वही कीवर्ड मतलब एक जगह बना के रखो, मेरे कहने का मतलब ये है। क्योंकि अपने यही करते हैं कि पढ़ लिया खत्म, उसको एक जगह मेंस के लिए फिक्स रखोगे कि मेरा रजिस्टर है ये पेपर 3 के लिए है, और पेपर 3 से रिलेटेड वो सारी चीजें आप उसके अंदर लिखो। तो पैनिक नहीं होगे, एग्जाम से पहले कुछ तो रहेगा आपके, हर टेस्ट सीरीज से पहले उसको रिवाइज करके जाना। फंडामेंटल ड्यूटीज के बारे में अपने को ये चीजें लिखनी है, इवोल्यूशन कैसे हुआ उसका इंट्रो अपने को प्रिपेयर करना है। जैसे सबसे पहले तो ये कहाँ से लिए गए हैं, ये तो आपको याद ही है, बताओ। यूएसएसआर से लिए हम लोग ने, और ये मूल संविधान में नहीं थे, ये भी अपने को पता होना चाहिए। ये 42nd अमेंडमेंट एक्ट के अंदर लेके आए थे। कौन सी कमेटी की सिफारिश में? स्वर्ण समिति में। और ये वाद योग्य नहीं है, और अगर कोई इसकी पालना नहीं करे, ये सिर्फ मॉरल ऑब्लिगेशन है। मॉरल ऑब्लिगेशन का मतलब क्या होता है? ये नैतिक कर्तव्य है एक तरीके से। ये अगर इनकी पालना नहीं हो तो कोई दंड वगैरह का कोई प्रावधान नहीं है। लेकिन आपने देखा है कि जे.एस. वर्मा कमेटी पढ़ी होगी आप लोगों ने, पढ़ा है ना? उन्होंने बोला था कि कुछ मतलब कानून बनाकर इनको इम्प्लीमेंट भी किया जा सकता है। जैसे ध्वज संहिता है अपनी, एक तरीके से वो हम लिख सकते हैं। मिशन है अलग अलग, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, साइंटिफिक टेम्पर इम्प्रूव करने के लिए अटल इनोवेशन मिशन लेके स्कीम्स भी हम लोग लेके आए। तो ये सारे प्रयास जो है, अब प्रयास वो गवर्नमेंट ने बोल के नहीं किए कि हम ड्यूटीज को फुलफिल करने के लिए कर रहे हैं, वो अपने को ही कनेक्ट करना है उस चीज से रिलेटेड। तो अपने को ये भी याद रखना है कि ये वर्मा कमेटी याद रखना 1998 में जो फॉर्म हुई थी। और एक अगर हम कमी की बात करते हैं, हम क्रिटिसिज्म की बात करते हैं, तो एक तो टैक्स और एक वोट, ये देने की भी ड्यूटीज जोड़ सकते थे क्योंकि एनफोर्सेबल तो है नहीं है, तो लिखने में क्या जाता था। तो ये 2 चीजें भी होनी चाहिए थी, जो स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश भी थी, ये चीज होनी चाहिए। तो एक क्रिटिसिज्म भी अपने को, क्रिटिसिज्म में एक तो महत्वपूर्ण ये है। और बताओ आप लोग क्या क्रिटिसाइज करोगे फंडामेंटल ड्यूटीज को, चुनौतियां क्या है, या फिर क्रिटिसिज्म क्या क्या यूज करोगे आप इसमें? हाँ,
मतलब एक तरीके से हम बोल सकते हैं वाद योग्य नहीं है, जस्टिसिएबल नहीं है, इनको इम्प्लीमेंट, हाँ, मोरल ऑब्लिगेशन है, कोई माने नहीं माने सब खुद पे डिपेंड करता है। दूसरी चीज मैंने आपको बताई, जैसे इम्पोर्टेंट ड्यूटीज है टैक्स वाली और वोट देने वाली, ये नहीं है। और जो, हाँ, बहुत वेग है इसका मतलब, जैसे महान आदर्श, तो महान आदर्श की क्या व्याख्या करोगे आप? ऐसे एग्जाम्पल भी दे सकते हो। तो मेरे कहने का मतलब है कि जब भी आपको ऐसी चीज लिखो तो उसमें ड्यूटी जरूर लिखना, जिसकी भी बात करो। जैसे अगर मैंने अटल इनोवेशन मिशन लिखा तो ब्रैकेट में लिखना साइंटिफिक टेम्पर को इम्प्रूव करने के लिए है। एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट अगर मैं लिख रही हूँ तो उसमें लिखना वन्य जीव वगैरह, ये सारी ड्यूटी को मेंशन करना। और आरटी एक्ट लिख रही हूँ तो जो लेटेस्ट 86 अमेंडमेंट से जुड़ी थी वो आप ड्यूटी लिखना, ये इफेक्ट हो जाएगा। तो उसमें अपने उनको ये भी पता चल जाएगा कि मुझे फंडामेंटल ड्यूटीज के बारे में भी पता है डीपली, कौन सी कहाँ पे लिखी हुई है, प्लस मेरे को कनेक्ट करना भी आता है उससे। ठीक है, सारी 11 की 11 अपने ये प्री में भी काम आएगी अपने। इसके की फीचर्स जो है वो अपनी रूटीन याद कर लेंगे अभी। जैसे ये नागरिकों के लिए एक तरीके से दिशा निर्देश है, और ये वाद योग्य नहीं है, इनके लिए दंड का प्रावधान नहीं है, वो सारी फीचर्स अपने को ऑलरेडी पता है। सिविक सेंस होता है जो उसको बढ़ाने के लिए बहुत महत्वपूर्ण, ठीक है। जो जो नागरिक होते हैं उनको एहसास दिलाता है कि उनके भी कर्तव्य है राष्ट्र के प्रति। और वो गांधी जी वाला भी अपनी कोटेशन इसमें याद करके लिख सकते हैं कि सब अपने कर्तव्य के पालन करेंगे तो अधिकारों की जो है सुरक्षा स्वतः ही हो जाएगी। तो वो जरूर आप लिखो इससे रिलेटेड अगर आप लिख रहे हो, ठीक है। और फिर फंडामेंटल राइट से कनेक्ट करना है हमें कि हमारे संविधान ने हमें राइट दिए तो हम हमारे कर्तव्यों को पूरा करेंगे। ये सारी चीजें इसके अंदर लिखना है। और सुप्रीम कोर्ट का कोई जजमेंट अगर आपके ध्यान में हो तो लिख सकते हो आप, जैसे एमसी मेहता केस लिख सकते हैं हम, एनवायरमेंट से रिलेटेड है तो वो भी। अब अपने क्वेश्चंस पे आता है अपने, वैसे इस पे मेंस में क्वेश्चन बनना थोड़ा सा ऐसे लेस इम्पोर्टेंट है, क्योंकि 3 या 4 क्वेश्चन अपने को देंगे पॉलिटी में, है ना। और उसमें भी अपने इंडियन पॉलिटी, राजस्थान पॉलिटी और आईआर सारे ही तो मिलेगा अपने को। एक क्वेश्चन आईआर का मान लो आप बड़ा वाला, एक राजस्थान पॉलिटी का मान लो, तो बच्चे 2 क्वेश्चन। उसमें भी फंडामेंटल ड्यूटी से देना इज थोड़ा सा लेस इम्पोर्टेंट, बट स्टिल अपने एक बार कर लिया दैट इज मोर देन। ये पॉइंट इन्होंने अच्छा लिखा, न्यायालयों पे अनावश्यक भार भी हो जाता अगर इसको जस्टिसिएबल ना आते, क्योंकि फिर देखो छोटी छोटी चीज होती है ना, देखो ये राष्ट्रगान पे नहीं खड़ा हुआ, इसने ये नहीं किया, अभी कितने मतलब बड़ी चीजें पेंडिंग है कोर्ट वगैरह के अंदर। तो सारी की सारी ड्यूटीज को अगर इस तरीके से हम जस्टिसेबल कर देते तो न्यायालय पे अतिरिक्त भार बढ़ जाता, फिर फंडामेंटल राइट से भी बहुत बार ये क्लैश खा जाती। ये दिक्कत है, अधिकार तो नहीं, स्वतंत्रता तो नहीं छीन सकते अपने। और फिर तीसरी चीज की कर्तव्य तो जो है स्वतः पालन करने के लिए होते हैं, मोरल ऑब्लिगेशन होते हैं, इनको एनफोर्सेबल बनाना जो है प्रैक्टिकल भी नहीं होता। एक दूसरे की कॉपीज जरूर पढ़ोगे आप लोग, बहुत मतलब मैं भी सीख रही हूँ तो आप लोगों को भी सीखने को मिलेगा कई कई चीजें, जैसे कुछ आपकी अच्छी है, कुछ आपकी, एक दूसरे कॉपी पढ़ के ही जाओगे। अच्छा, निबंध गए हैं आप लोगों के? हाँ, लिखे हैं आपने? जो आपको मैंने मैसेज ड्रॉप करवाया था कि जो 2 दिन की छुट्टी है उसमें ऐसे लिखना है अपने को। मैंने ये भी बोला था नहीं आ रहे कोई ना, घर से लिखना है अपने को। कोई बात नहीं, अभी लिखेंगे जाने से पहले। लिख के छोड़ देना, मैं कर लूंगी कॉपी, लेकिन लिखोगे यहीं पे, ठीक है। मैं टॉपिक दे दूंगी, अपने मन पसंद है तो बता दो, जब तैयार है तो उस पर भी लिख सकते हो। हाँ, उसी पे लिख देना, उनसे पूछ लेना कौन से दिए थे। इंग्लिश का चाहिए मेरे को, और आपका हिंदी का चाहिए। आपका तो हिंदी में ऐसे, और आप दोनों का इंग्लिश के अंदर, क्योंकि आपकी इंग्लिश मीडियम है ना मेन। आ जाते हैं अपने क्वेश्चन पे। पहला क्वेश्चन था कि भारतीय जो संविधान है उसके अंदर मौलिक कर्तव्य के महत्व पर प्रकाश डालना है। तो सबसे पहले जैसे एग्जाम में हम क्वेश्चन देख रहे हैं तो अपने को ये दिख गया कि संविधान के अंदर मौलिक कर्तव्य यानी फंडामेंटल ड्यूटीज से क्वेश्चन पूछा है। महत्व यानी कि पहला पॉइंट तो मैं सिग्निफिकेंस इसके बारे में लिखूंगी, दिमाग में तुरंत हो जाना चाहिए कि इंट्रो के अंदर कुछ भी लाइन लिख सकते हो यहाँ पे
कि भाई ये अपने 51A के अंदर है, 42वें संविधान संशोधन से जोड़ा है, ऐसी चीजें लिख सकते हैं। फिर महत्व पर प्रकाश डालना है, चर्चा करना है कि सरकार व्यक्तियों के बीच मौलिक अधिकार को बढ़ावा देने में अपनी भूमिका कैसे निभाती है। तो इसके 3 पार्ट हो गए, मतलब एक तो फंडामेंटल ड्यूटी के बारे में, सिग्निफिकेंस, और सरकार की भूमिका कि कैसे वो अपना एनफोर्स करेंगे अपने फंडामेंटल ड्यूटीज को। आप कैसे मतलब वैसा तो थोड़ा तो प्रॉपर लाइन बना दो, एकदम ऐसे नहीं कि पॉइंट वाइज आप बना दो इंट्रो में, फिर वैसे लगेगा मेन बॉडी का पार्ट। इंट्रो में थोड़ी लाइन तो बनाएंगे, अपने लैंग्वेज में लाइन मत बनाओ, भले सीधा ये लिख दो कि ये इस भाग में, इस अनुच्छेद में, इसमें है, ऐसे लिख दो, लेकिन वैसे पॉइंट वाइज मत डालो, वो सही नहीं लगेगा वो चीज। भारत के संविधान में अनुच्छेद 51A के अंदर मौलिक कर्तव्य नागरिकों को ये याद दिलाते हैं, अधिकारों के साथ साथ कर्तव्य की पालना भी समान रूप से आवश्यक है। तो ये महत्व के हिसाब से अपनों ने टच कर दिया इस लाइन के अंदर। फिर इसके अलग अलग महत्व लिख दो कि अधिकार कर्तव्य संतुलन में इम्पोर्टेंट है, राष्ट्रवाद और एकता का बढ़ावा। वो अब इसमें पॉइंट वही डालने अपने की जो फंडामेंटल ड्यूटीज रहेगी, वो सारी चीजें इसके अंदर लिख देंगे। सामाजिक सामंजस्य को बढ़ावा देते हैं, वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानवतावाद, सहिष्णुता, कानून और नैतिक मार्गदर्शन है। भले ही मौलिक कर्तव्य न्यायालय में परिवर्तन नहीं हो, लेकिन लोगों के लिए तो नैतिक दिशा सूचक का काम करते हैं, गाइडिंग एक पाथ फाइंडर की तरह काम करते हैं। और एनवायरनमेंट रिलेटेड भी, जो संसाधन वगैरह इनकी सुरक्षा के लिए भी, उसमें आप उदाहरण लिख दो ड्यूटी का जो नाम है वो। तो कहने का मतलब है कि आप पॉइंट लिखो, है ना, और उसके साथ में ड्यूटी भी मेंशन करो। खाली पॉइंट पॉइंट लिखेंगे तो हवा में लगेगा, वो यूपीएससी में चल जाता है, कोई दिक्कत नहीं है, वहाँ इतना जरूरी नहीं है अपने को डिटेल में लिखना, लेकिन यहाँ अपने आरपीएससी में दोनों चीज साथ लेके चलनी पड़ेगी। फिर सरकार मौलिक कर्तव्य को बढ़ावा देने के लिए क्या क्या कदम उठाई है, तो कानून बनाए उन्होंने, जैसे भारत ध्वज संहिता बना दिया, राष्ट्र प्रतीकों का सम्मान सुनिश्चित किया जाता है, जनगण मन पे मतलब वो बजता है ना अपने कई मूवीज से पहले, वो चीज भी आप लिख सकते हो, न्यूज में रहती है। न्यायालय के निर्णय जैसे एमसी मेहता के, इसके अंदर पर्यावरण से रिलेटेड कर्तव्यों को फॉलो किया गया है। प्रोत्साहन देते हैं, जैसे दंगे वंगे के टाइम पे अगर सार्वजनिक संपत्ति की जो रक्षा करता है उनको पुरस्कार दिया जाता है। जागरूकता अभियान, जैसे फीमेल्स के लिए बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान, दहेज विरोधी अभियान चल रहे हैं। योजनाएं जैसे अटल इनोवेशन मिशन, मैंने आपको बताया भी था, साइंटिफिक टेम्पर और नवाचार को बढ़ावा देने के लिए। संस्कृति का जो संरक्षण करने के लिए एक भारत श्रेष्ठ भारत। ऐसी तो ये क्या चीज है कि इनको पता है कि आप करंट से भी कनेक्टेड हो, ऐसा नहीं है कि ठीक है स्टेटिक पता है, और ऐसे ही वर्ड यूज करना जो बहुत फेमस हो। अब एक भारत श्रेष्ठ भारत आप तीनों को पता है ना क्या है, सुना तो होगा, ये एग्जैक्ट नहीं पता भी होगा। तो ऐसे ही वो भी न्यूज़पेपर देखते हैं या रेडियो सुनते हैं, तो जो उनको भी पता होगा तो वो कनेक्ट कर पाएंगे, तो वो चीज़ नहीं है। फिर आप इसको कंक्लूड कर दो कि अब ये पॉइंट्स उठा लो, नैतिक दिशा सूचक के तौर पर काम करते हैं, नागरिकता की भावना को मजबूत करते हैं, जागरूकता को बढ़ाने और संस्थागत समर्थन को सुदृढ़ करने से इन कर्तव्यों को वास्तविक जीवन में लागू किया जा सकता है, जिससे लोकतांत्रिक परिपक्वता यानी डेमोक्रेटिक मैच्योरिटी है वो बन जाएगी, और राष्ट्रीय एकता को भी तो बढ़ावा मिलेगा, क्योंकि उसमें दे ही रखा है यूनिटी इंटीग्रिटी है, उसको बढ़ावा देगा। इस तरीके से अपने क्वेश्चन को लिखना है। ये हो गया अपना दूसरा क्वेश्चन कि मौलिक कर्तव्य समाज में समग्र कल्याण में किस प्रकार योगदान करते हैं। सेम वही चीज पूरा जो अपना 51A है, उसमें जितनी ड्यूटीज है उसको आप कनेक्ट कर दो। समग्र कल्याण किसका, समाज का। समाज में कौन कौन होगा, फीमेल भी होगा, मेल भी होगा, ब्रदरहुड कम्युनिटीज के अंदर होगा, समाज के अंदर अब हर में समाज में साइंटिफिक दृष्टिकोण बढ़ेगा, सामाजिक संपत्ति की सुरक्षा होगी, ठीक है, देश में सामाजिक सौहार्द बना रहेगा। अब फिर डैश लगा के फंडामेंटल ड्यूटीज अपने को लिखनी थी। उदाहरण दीजिए और इनके प्रवर्तन में आने वाली चुनौतियों के बारे में बात कर लेते हैं अपने, कि क्या क्या प्रॉब्लम्स आ रही है अपने। ये नहीं, सबसे पहले तो ये नॉन जस्टिफिएबल है, मतदान और कर भुगतान जैसे महत्वपूर्ण कर्तव्य इसमें शामिल नहीं किए, स्पष्ट भाषा नहीं है, महान आदर्श, इसका क्या मतलब, वो तो वेग है ये चीज। जागरूकता की कमी है। आज अपने ने यूपीएससी आरपीएससी की तैयारी की, उससे पहले याद थी अपने को सारी 11 ड्यूटीज, अभी याद करके भी अपनों ने क्या कर लिया अभी भी अपने उतना फॉलो नहीं करते, साइंटिफिक टेम्पर नहीं रखते अपने,
तो वो चीज़ें भी अपने को ध्यान रखनी है कि जागरूकता की कमी है, जिसकी वजह से भी इसके संबंधित शिक्षा और जानकारी का अभाव है, और सामाजिक विविधता बहुत ज़्यादा है। ये तो एक नॉर्मल, एक कॉमन चीज़ है। अब समाज में इतनी ज़्यादा विविधता है, तो सब पे एप्लीकेबल हो ये चीज़ें ज़रूरी नहीं, और परिवर्तन तंत्र भी नहीं है। अभी ठीक है, अब वैसे आपने जस्टिसेबल नहीं किया तो कोई तंत्र बनाया हो, तो ऐसा भी कुछ नहीं है। तो ये सारी चुनौतियाँ हैं जिसकी वजह से ये लागू नहीं हो पा रही। फिर कंक्लूड कर दो कि मौलिक कर्तव्य नागरिकों में जिम्मेदारी, अनुशासन और राष्ट्र चेतना को मजबूत करता है। जागरूकता, शिक्षा और प्रभावी नीतिगत समर्थन से इनको क्रियान्वित किया जाए। ठीक है, आपको इंग्लिश में, मतलब हिंदी में एक्सप्लेन में दिक्कत नहीं कि दिया है, वैसे की में मिल जाएगा आपको इंग्लिश में। थर्ड क्वेश्चन था, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों का मुख्य उद्देश्य नागरिकों में नागरिक उत्तरदायित्व की भावना उत्पन्न करना है। सेम वही 51 है कि जितनी भी 11 ड्यूटीज हैं, और उसमें अब अपने को मेन क्या उठाना है, नागरिक उत्तरदायित्व, इसको हम बोलते हैं सिविक सेंस तरीके से। ठीक है, रिस्पॉन्सिबिलिटी बताना कि अपना क्या क्या अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी, अपने को दिशा सूचक के तौर पे काम करता है हमारे अंदर। जिम्मेदारी, अनुशासन यानी डिसिप्लिन, रिस्पॉन्सिबिलिटी, इसको बढ़ाएगा। फिर फैक्चुअल सारी चीज़ें डाल दो, 11 ड्यूटीज क्या क्या जिम्मेदारी सिखाता है हमें करना, जैसे कि एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करना, हमारे जो स्मारक हैं, मोन्यूमेंट्स हैं, उनको प्रोटेक्ट, हमारा कंपोजिट कल्चर जो है, हमारी जो संस्कृति है, उसको प्रोटेक्ट करना। तो ये सब चीज़ें अपने को बताने की क्या जिम्मेदारी है हमारी, हमारे देश के वहाँ बच्चों की शिक्षा, महान आदर्श, जितने भी 11 की 11 है, वो अपने को मेंशन करने हैं। और अच्छी बात ये है कि आप तीनों की लैंग्वेज सही है, मतलब यू कैन कनेक्ट, कि ये फैक्ट है उसको कनेक्ट करके लिखना है कि ऐसे, इससे ऐसा होगा। आप तीनों की सही है वो चीज़। अधिकारों और कर्तव्यों के बीच संतुलन एक स्वस्थ लोकतंत्र की नींव है। मौलिक अधिकारों के संदर्भ में इस कथन का समालोचनात्मक परीक्षण करना है। ठीक है, अधिकार और कर्तव्य के बारे में एक कोई ना कोई हम बात करेंगे इसके अंदर। दूसरी चीज, मौलिक कर्तव्य को मेन हम ध्यान में रखते हुए इसकी कुछ आलोचना भी करेंगे कि प्रॉब्लम क्या है इसके अंदर। भारतीय लोकतंत्र के अंदर अधिकार और कर्तव्य एक ही सिक्के के दो पहलू, मतलब इस टाइप की कोई अपने को फिलोसॉफिकल लाइन, इवन जो मैंने आपको बताया था गांधी जी का कोटेशन, वो भी अपने लिख सकते हैं। फिर वही लिख दो, मौलिक अधिकार इस भाग में, ये इस भाग में है, इस अनुच्छेद से अनुच्छेद तक है, ये फैक्ट अपनों ने इसके अंदर डाल दिया। और आप ये भी लिख सकते हो कि जैसे मौलिक अधिकार है वो पॉलिटिकल डेमोक्रेसी को सुनिश्चित करते हैं। ठीक है, तो ये आप लिख सकते हो कि राजनीतिक जो है लोकतंत्र है उसको सुनिश्चित करते हैं। अब अपने को इसका पॉजिटिव चीज बताना है कि भाई जो फंडामेंटल ड्यूटीज है उसके फायदे क्या क्या है, इसको अपने अभी बात करी थी, चर्चा करी थी। जैसे लोकतांत्रिक मूल्य है उनकी रक्षा करता है, संविधान, राष्ट्रीय ध्वज वगैरह, इन सब का जो है सम्मान करना। सामाजिक समरसता बनी रहती है, विकास के अंदर पर्यावरण दायित्व, विकास, इनोवेशन, साइंटिफिक टेम्पर, इन सबको बढ़ावा देता है। ठीक है, अब चुनौतियां या आलोचनाएं क्या है कि कर्तव्य का अगर पालन नहीं हो रहा है तो कोई दंड का प्रावधान नहीं है, ये प्रॉब्लम है। अस्पष्टता है। ठीक है, फिर राज्य की जिम्मेदारी का अभाव है, मतलब अपने डीपीएसपी और फंडामेंटल ड्यूटीज में तो स्टेट की परिभाषा पढ़ते हैं, क्योंकि बार बार लिखा होता है स्टेट विल एंश्योर। ठीक है, राज्य ही सुनिश्चित करेगा, लेकिन फंडामेंटल ड्यूटी में ऐसा कोई भी हम लैंग्वेज नहीं पढ़ते। तो यहाँ पे हमने बस बना के नागरिकों पे ही छोड़ दी, ये एक प्रॉब्लम है इसके अंदर। फिर जागरूकता का अभाव, तो वही जो कॉमन अपने 3-4 इसके अंदर प्रॉब्लम्स पढ़ लेंगे और उन्हीं को हम यूज करेंगे अलग अलग लैंग्वेज। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों को गैर न्याय संगत बनाने के पीछे रीजन क्या थे, और क्या इन कर्तव्यों को न्याय संगत बनाया जाना चाहिए, ये काफी एनालिसिस वाला था। क्यों बनाया, मतलब बात करें जस्टिसेबल नहीं है, नहीं है, नहीं है, क्यों नहीं है, और अगर नहीं है तो क्या बना सकते हैं। अब उचित उदाहरणों से अपने को चर्चा करनी है, ये काफी एनालिसिस वाला क्वेश्चन था। इन्होंने सही आपने लिखा है शायद, अच्छा डील किया इन्होंने। ठीक है, मौलिक कर्तव्यों को पहले तो अपने इंट्रो पे मैं नहीं जा रही, बेसिक नॉलेज अपने को है। फिर अपने लिखना है कि बहुत विविध और जटिल समाज है, हमारे समाज के अंदर बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी है, और उनके लिए एक ही सेट ऑफ कर्तव्य बनाना और उनको इम्प्लीमेंट करना मुश्किल है। दूसरी चीज, नागरिकों को दंडित करने के बजाय हमें प्रेरित करना है। कर्तव्य जो है वो तो मतलब जैसे राष्ट्र ध्वज का सम्मान ही तो मेरे अंदर से आना चाहिए ना,
जैसे आपने कंट्रोवर्सी देखी भी होगी कि मूवी चल रही है, मूवी में कौन राष्ट्रगान बजवाता है, कई लोग ये बोलते हैं मेरे मन से आनी चाहिए रिस्पेक्ट, तो जबरदस्ती आप थोड़ी करवा सकते हो, ये डिबेट है। कुछ लोगों का ये मानना है कि हाँ बजना चाहिए, कभी तो हम याद करें, स्कूल के अलावा तो राष्ट्रगान कब बोलते हैं हम, तो ये डिबेट है। तो ये एक चीज है अपने को ध्यान रखना है कि हमें दंडित करने की बजाय प्रेरित करना था, इसलिए हमने इसको जस्टिसेबल नहीं रखा। जी हाँ, स्वेच्छा पे छोड़ दिया आपने एक तरीके से। हाँ, एक तरीके, हाँ हाँ, अगर आप ये भी लिख सकते हो कॉन्स्टिट्यूट, ये जो अपने 42nd अमेंडमेंट हुआ था, उसमें जो डिबेट चली होगी वो भी आप कोट कर सकते हो, और सुप्रीम कोर्ट का भी जैसे ये बता रहे हैं तो वो भी आप कोट कर सकते हो। और कर्तव्यों का जो स्वरूप है वो व्यापक और अस्पष्ट है, वेग है, इस वजह से इसको जस्टिसेबल नहीं किया जा सकता। जैसे कि मैंने लिख दिया महान आदर्श को माने, महान आदर्श की कोई परिभाषा नहीं है। अति नियमन से व्यक्तिगत स्वतंत्रता पे खतरा होगा, इंडिविजुअल की जो फ्रीडम है वो वहाँ पे प्रॉब्लम आएगी। ठीक है, फिर उसके बाद में कर्तव्यों का उद्देश्य अधिकारों को पूरा करना था, प्रतिस्थापित नहीं करना था। ये एक नई चीज जो आप ले सकते हो, इस वजह से इनको जस्टिसेबल इन्होंने नहीं बनाया। अब ये दूसरा है कि न्याय संगत बनाना चाहिए, तो इसको भी हम चाहे तो दो भागों में बांट सकते हैं, तो दो लाइन लिख देंगे, बनना चाहिए और नहीं बनना चाहिए, क्योंकि हमें कोई भी एक स्टांस यहाँ लेने की जरूरत नहीं है कि नहीं बनाई दो, नहीं मत बनाओ, इस तरीके से। तो सामाजिक जो अनुशासन है वो बढ़ जाएगा इससे, पर्यावरण सुरक्षा, मतलब जो जो अपने फायदों की बात करी थी वो आप हम लिख सकते हैं कि हाँ इसलिए इसे हम जस्टिसेबल बना सकते हैं। प्रॉब्लम क्या है कि बहुत ज्यादा दंडात्मक राज्य बन जाएगा, इसका पॉलिटिकल मिसयूज भी हो सकता है, क्योंकि इसकी भाषा स्पष्ट नहीं है, कर्तव्यों में अस्पष्ट है। हाँ, पुलिस स्टेट बन जाएगा। और फिर जब लोकतंत्र की बात करते हैं और भारतीय लोकतंत्र की बात करते हैं तो पहले अधिकार आते हैं, बाद में कर्तव्य आते हैं। अगर हमने दोनों को ही जस्टिसेबल बना दिया तो दोनों की मतलब पावर लगभग सेम हो जाएगी, तो हमें अधिकार को ज्यादा पावरफुल रखना है, इसलिए जरूरी नहीं है। अब कंक्लूजन है, तो पूरी तरीके से तो हम जो आज का स्टैंड है गवर्नमेंट का वही अपने को लिखना है, कि पूरी तरीके से तो इसको जस्टिसेबल बनाना सही नहीं है, ठीक है, लेकिन जैसे कानून बनाकर जो बहुत अत्यंत महत्वपूर्ण विषय है उन पे कानून बनाकर जो है उन ड्यूटीज को लागू करवा सकती है गवर्नमेंट। जैसे एजुकेशन वाला आरटीई एक्ट आया और हमने लागू करवा दिया, ठीक है, इस तरीके से अलग अलग आप जो भी पर्यावरण से रिलेटेड हो या कल्चर से रिलेटेड हो हम लिख सकते हैं, कि उनको हम करवा ही देते हैं लागू, क्योंकि हमें बैलेंस्ड आंसर ही लिखना है इसके अंदर। लास्ट क्वेश्चन ये है, सिविल सेवाओं में लेटरल एंट्री के विचार का मूल उद्देश्य क्या है, यानी क्यों इसको इंट्रोड्यूस करना चाह रहे हैं, इसके लाभों में और संभावित जोखिमों के समालोचनात्मक मूल्यांकन करना है, यानी कुछ फायदे बताने, कुछ नुकसान बताने हैं और फिर कंक्लूड करना है अपने। ये आपको आता नहीं था तो ध्यान से देख लो थोड़ा सा, ये तो बहुत इजी चीज एक बार डिस्कस की हुई होगी तो याद रहेगा। इसका मेन जो है कि प्रशासन में एक तो विशेषज्ञता आ जाएगी, क्योंकि लेटरल एंट्री का मतलब ये है कि बहुत एक्सपीरियंस जो है किसी प्राइवेट सेक्टर में उसी को लेंगे वो लोग, और एक्सपीरियंस जो होगा उसको टेक्निकल नॉलेज कितना ज्यादा होगा, जैसे कि कोई मान लो कि कोई डेवलपर है बहुत टाइम से काम कर रहा है, या कोई डॉक्टर है बहुत टाइम से काम कर रहा है, वगैरह वगैरह, उनको बहुत अच्छा नॉलेज होगा, बहुत अच्छी विशेषज्ञता, नवाचार, दक्षता बढ़ जाएगी। फिर डी ब्यूरोक्रेटाइजेशन मैंने आपको बताया था वो आप लिख सकते हो। फिर हम जर्नलिस्ट है अपनी प्रकृति, तो उससे थोड़ा स्पेशलिस्ट की भी जो है एसेंस आ जाएगी इसके अंदर, ये चीज़ आप देख सकते हैं। कुछ तकनीकी और विशिष्ट क्षेत्रों के अंदर जैसे जलवायु परिवर्तन, स्वास्थ्य, डिजिटल तकनीक, इन सब के अंदर जो है लेटरल एंट्री से बहुत ज़्यादा फायदा मिलेगा। ठीक है, तो निजी क्षेत्र, अकादमिक संस्थानों और पेशेवर क्षेत्रों से अनुभवी व्यक्तियों को सीधे उच्च पदों पर नियुक्त करने की अवधारणा को जन्म दिया था, ये लेटर एंट्री है। लाभ इससे क्या मिलेगा, विशेषज्ञता आ जाएगी, नवाचार, दक्षता को बढ़ावा मिलेगा, प्रतिस्पर्धा और प्रदर्शन जो है वो बढ़ेगा इसके अंदर। मतलब एक अपने पढ़ते हैं ना अपनों, फिर पपेट के अंदर अपने जाए तो अपनी जो ब्यूरोक्रेसी है उतनी प्रोफेशनलिज्म नहीं है उसके अंदर, तो जो प्राइवेट सेक्टर होता है उसमें प्रोफेशनलिज्म बहुत ज्यादा होता है, तो वो आ जाएगा इसकी वजह से, लेटरल एंट्री की वजह से। फिर एक डाइवर्सिटी भी तो बढ़ेगी। और अभी जैसे अपने बात भी करते हैं कि अभी लंबा प्रोसेस होता है, बड़ा एग्जाम होता है, फिर उनकी ट्रेनिंग होती है, फिर वो धीरे धीरे सीखते हैं, ये शॉर्टकट
मतलब एक आपको ट्रेंड पर्सन मिल रहा है ऑलरेडी इतना ज़्यादा। भी फ़ायदा मिलेगा और बहुत ज़्यादा स्किल्ड होंगे वो लोग, एकदम कुशल आपको मैन फ़ोर्स मिलेगी या फिर वर्क फ़ोर्स मिलेगी, तो ये आपको फ़ायदा होगा। अब है कि संभावित जोखिम और इसी की वजह से ये प्रॉपर इम्प्लीमेंट हो नहीं पा रहा है एक्चुअल में। तो आपको व्यावहारिक तौर पे क्या लगता है कि क्यों लैटरल एंट्री नहीं आ पा रही? हैं? पॉलिटिकल ज़्यादा एडमिनिस्ट्रेटिव यानी ब्यूरोक्रेसी खुद नहीं चाहती। आज अपने एग्ज़ाम दे के आरएस बनेंगे, हम क्यों जाएँगे टेक्निकली? डायरेक्ट कोई उसी पोज़ीशन पे आ जाए। प्राइवेट सेक्टर में भी उसने अच्छा गेन कर लिया और फिर विदाउट एग्ज़ाम दिए हुए आ रहे हैं। आप बता दो? मतलब एक ह्यूमन नेचर होता है ना, तो वो रहती है थोड़ी इश्यू। इस वज़ह से ये एक्चुअल में फ्लोर पे आ नहीं पा रहा। और ये तो एक रीज़न है, इसके अलावा टेक्निकल प्रॉब्लम्स बहुत हैं इसके अंदर। जैसे कि एक तो नौकरशाही का मनोबल गिरेगा, करियर ब्यूरोक्रेट्स खुद को हाशिए पर रख कर महसूस करेंगे। जैसे अपने शायद अपनी 5-6 साल तो सब लगाते ही हैं इस एग्जाम में आने के लिए, आईएएस या आरएस के अंदर। वो 5-6 साल अपनों ने कुछ नहीं किया होता है, जबकि वो एक करियर ऑलरेडी ले चुके हैं अपने प्राइवेट सेक्टर में, और फिर वो सेम प्रेस्टीज पावर उसको ले रहे, तो अपने को बुरा फील होगा। दूसरा है सेवा नियमों का असंतुलन। ठीक है, दो अलग प्रणाली चालू हो जाएगी। जैसे अभी भी आप सुनते हो कि ये तो प्रमोट ही है, ऐसे बोलते हैं प्रमोट हो गया, उनको भी नहीं वो उतना एडजस्ट कर पाते, तो लेटरल एंट्री तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी। फिर एक लिमिट जो है वो उसकी कमी रहेगी। जैसे वारी विशेषज्ञ है वो, अब जैसे अगर मैं बुलाऊं, मान लो डब्ल्यूटीओ से किसी को बुलाऊं कि भारत की इकोनॉमी में ये है या फिर मेरे डिपार्टमेंट में दिक्कत है, तो बड़ी बड़ी एक वर्ल्ड लेवल का लेक्चर मेरे को दे देंगे, बट एक्चुअल में ग्राउंड लेवल पे जो चल रहा है, वो जो जर्नलिस्ट हैं जो पहले से काम कर रहे हैं उन्हीं को पता होता है। आज अपने भी तो लिखते हैं ना, ये कर देना चाहिए, वो हो जाना चाहिए, बट होता क्यों नहीं है? क्योंकि एक्चुअल पे जब आप ग्राउंड पे जाओगे, तो वो लोग जिनके लिए आप करना चाह रहे हो वही मना कर देंगे कि हम तो नहीं है। जैसे कि अगर आप रास्ता बनाना चाहते हो किसी गांव में, तो हाँ, हर कोई आके बोलेगा मेरे खेत से तुम्हें रास्ता नहीं, तो फिर आप बनाओगे इसे? हवा में थोड़ी बनाओगे रास्ता। तो ये ग्राउंड लेवल की इश्यूज है, वो नहीं उनको समझ उतना। तो ये सारी प्रॉब्लम्स है जिसकी वजह से ये मतलब चुनौतियां हैं इसके सामने। निष्कर्ष क्या है कि ये अच्छा है, देखो सुधार तो अच्छा है। जैसे अपने अभी भी तो ऐसा करते हैं, कुछ डाइट से लेते हैं, कुछ प्रमोशन से लेते हैं, तो आप कुछ परसेंटेज अपने फिक्स कर सकते हैं कि इतनी लेटर एंट्री से। लेकिन हम्म, वो हाँ, वही तो पॉलिटिकल जो इंटरफेरेंस है ना, वो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। जैसे कि इसके अंदर डायरेक्ट इंटरव्यू ही रहेगा, अगर रहेगा तो, या फिर आपका जो नॉर्मल रेज्यूमे है उसके बेस पे वो आपको लेंगे। तो इसके अंदर जो है पॉलिटिकल अप्रोच, भ्रष्टाचार, पारदर्शिता की कमी, ये सब अपने को देखने को मिलेगा। हाँ, बिल्कुल बन सकता है। बिल्कुल बन सकता है कि जो पावरफुल मोनोपोली रखने वाली कंपनीज़ या फिर कोई बहुत बड़ा एस्टेट है, तो वो जो है अपने लोगों को वहाँ पे ब्यूरोक्रेसी के अंदर बिठा सकते हैं। अपने फ़ेवर में जो है वो ले जा सकते हैं। और उनको भी तो है कि एक तरीके से ये है कि मान लो सीईओ लेवल का एक कोई आदमी है, किसी कंपनी को छोड़ के आएगा, तो उनके लिए तो बहुत इनिशियल स्टेज की एंट्री हुई ना, उनकी तो सैलरी भी इतनी नहीं हुई, फिर वो क्यों आ रहे हैं इस सेक्टर के अंदर? ये भी एक क्वेश्चन। वो नॉर्मल मतलब कोई या तो बड़ा तो छोड़ेगा नहीं, कोई छोटा छोड़ेगा, तो फिर वही अपने को ये रहेगा कि हो सकता है कि कहीं ना कहीं हमें कॉम्प्रोमाइज करना पड़े क्वालिटी के अंदर, ये डर भी बना रहेगा। लिखना कैसे है, तो वो ये है कि एक अच्छे उपयोगी सुधार है, लेकिन इसकी सफलता पारदर्शिता, योग्यता, आधारित चयन और संतुलित संस्थागत ढांचे पर निर्भर करता है। इस तरीके का बैलेंस आंसर अपने को बताना है। ना तो हम फिक्स करने वाले की लेटर एंट्री होनी चाहिए या ये नियम रोकने वाले की नहीं होनी चाहिए। हम तो सिर्फ एक बैलेंस्ड आंसर बना के दे देंगे, ये चीज़ है। लेटर एंट्री पता होनी चाहिए, क्वेश्चन पूछते हैं, ठीक है। आउट ऑफ टर्न। नहीं नहीं, ये आउट ऑफ टर्न पॉलिसी है। जो खेल वाली जो नियुक्ति होती है, आपने ज्यादातर गौर किया होगा, स्टेट्स देते हैं, डीवाईएसपी वगैरह ज्यादा बनाते हैं, क्योंकि खेल जो है वो स्टेट लिस्ट का एक सब्जेक्ट है, तो उसको प्रमोट करने के लिए जो स्टेट गवर्नमेंट्स है वो रिस्पॉन्सिबल है, और उसको आउट ऑफ, जो राजस्थान वाला आउट ऑफ टर्न पॉलिसी के तहत उनको दिया है।
उनका अलग ही पूरा चलता है। हम्म। मतलब अब वो डिपेंड करता है, जैसे कि मान लो कि अभी ओम प्रकाश जी मिटरवाल हैं और अपनी लेखरा मैम है, इन सबको लिया है इन्होंने। से अवनी लेखरा मैम को शायद एसीएफ बनाया है। एक दिव्यांश परमार करके शूटिंग में है सारे नाम, उनको भी एसीएफ के थ्रू दिया है। और ओम प्रकाश जी मिटरवाल है, उनको डीवाईएसपी बनाया है। अब उनको ऑब्वियसली वो स्पोर्ट्स में इतना अच्छा कर रहे हैं तो उनको रिलैक्सेशन मिलता है, प्रॉपर छुट्टी वगैरह लीगली मिलती है। अब मान लो किसी का हो गया कि नहीं मेरा गेम सेक्टर से हो गया, तो फिर वो इसमें प्रॉपर आना चाहिए, तो बिल्कुल अपनी पोस्टिंग लेके बिल्कुल कर सकते हैं काम, क्योंकि उनकी ट्रेनिंग तो होती है प्रॉपर तरीके से। जैसे 2 साल की अगर अपने जो यहाँ पे है आरपीआई के अंदर, वहाँ पे हुई थी ओम प्रकाश जी की, तो मेरे जीजू के साथ ही हुई थी ट्रेनिंग। मतलब वैसे साथ नहीं, बैच एक साथ नहीं था, उनका चल रही थी और उनका बाद में हुआ। ये पता नहीं। बाकी इतना लेवल पे जो इंटरनेशनल लेवल पे खेल रहे हैं, तो फिर वो ऐसे स्टेट सर्विस के लिए तो उनके लिए कुछ भी नहीं होता। कि आप भी जब सर्विस में आओगे आप लोग ये तो ये बहुत जॉब ही तो है एक तरीके से देखा जाए, कुछ भी नहीं है। लाइफ बहुत बड़ी है, यूनिवर्स बहुत बड़ा है। जितना वो आपने देखा होगा ना मीम कि अपनी ओपिनियन के बाद वर्ल्ड अर्थ, और अपनी ओपिनियन से तो अपनी जॉब लगने से पहले भी वही जैसे चलती रहेगी धरती, और लगने के बाद भी हाँ अपने आसपास का एनवायरनमेंट थोड़ा सा अच्छा है। बस लेकिन आप ये क्रॉस करो, आप अपनी टेरिटरी राजस्थान क्रॉस करना, आप आ जाओगे नॉर्मल। हाँ ऑफिस ही क्रॉस कर लेना आप, जहाँ पे आप नहीं हो पावर में, आप आपका ओपोनेंट बैठा है कोई, अब अपोजिट विचारधारा का बैठा। और कई बार तो ऑफिस वाले में भी आप नहीं करूँगा तो क्या कर लोगे आप, कुछ नहीं कर सकते। तो इसलिए जो अपना बिहेवियर है, अपना व्यवहार है, अंत में वही काम आता है, कुछ भी नहीं आता। यही है एसेंस सब चीज़ की। ठीक है, तो कल अपनी किसकी है, एक तो पार्लियामेंट है और प्रेसिडेंट है। पार्लियामेंट और प्रेसिडेंट, ये है शायद टॉपिक कर लेना अपने को। और आप क्या चाहते हो इसमें ऐड करना, अगर आपको लग रहा है कि इसके अलावा भी चीज़ें ऐड की जा सकती है? क्योंकि मैं ये चाह रही हूँ कि 2 घंटा देते हो आप इधर, 1 घंटा टेस्ट देते हो, 1 घंटा आप मेरे को देते हो, उसमें ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें आपकी मेंस की हो जाए। ये जो 2 घंटे ये देते हो, उसके बाद जो मैं देती हूँ वो पढ़ लिया करो, और फिर अगले दिन जब सुबह की शुरुआत हो तब ये काम लेके मत बैठा करो। ठीक है, फिर आप अपना जो भी प्री का पढ़ना है या करंट का पढ़ना है, इको सर्वे, बजट, ये सब करो, या अपने लाइफ की कुछ और अच्छी एक्टिविटीज करो। समझ में आ गई ना कि अभी जो आपने 2 घंटे मेंस को दे दिए, ये फुल प्रोडक्टिव 2 घंटे हैं। इसके बाद जो आपको कल पढ़ना है वो पढ़ के सो जाओ, फिर सुबह से लेकर शाम तक इसमें मत पढ़ना, वरना पूरा दिन खराब हो जाएगा। ठीक है, फिर ये वाला कर लो आप एक एक 2 दिन और, फिर आपका पेपर 4 का भी मैं इसके साथ ऐड करवा दूंगी। और अब बता दो मेरे को ऐसे कौन सा लिख रहे हो आप, ग्रुप पे आया हुआ होगा।